नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पूर्व का अपना संधि का प्रकरण पूरा हो गया था। आज हम नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं, उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं, क्या इनके उदाहरण हैं, क्या उनका अर्थ है, तो वो देखिए। तो विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा है प्रादेय उपसर्गा क्रिया योगे, यानी प्र आदि जो उपसर्ग है वो क्रिया के योग में उपसर्ग कहलाते हैं। प्र आदि जो उपसर्ग है वो क्रिया के योग में उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से देखिए, वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। सीधी सी बात है, जो किसी धातु के पूर्व में जुड़े और उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें या अर्थ में परिवर्तन ला दें या अर्थ में विकार उत्पन्न कर दें तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। और विद्यार्थियों, उपसर्गों की संख्या 22 होती है और 22 को संस्कृत में द्वाविंशति कहते हैं। तो उपसर्ग 22 यानी द्वाविंशति होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो 22 उपसर्ग हैं वे कौन कौन से हैं और उनके उदाहरणों की बात करेंगे और उनके अर्थों की बात करेंगे। तो देखिए, तो पहला उपसर्ग है विद्यार्थियों प्र, जिसका अर्थ होता है अच्छा या अधिक या बहुत, और इनका उदाहरण है प्रणमति या प्रभवति। विद्यार्थियों, इससे संबंधित प्रश्न ऐसे आता है, जैसे ये दे दिया जाए कि प्रभवति, इसमें उपसर्ग कौन सा है या इसमें से उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो प्रभवति आ जाए तो इसमें आपको प्र उपसर्ग करना है और भू धातु हो गई। इसी तरह दूसरा है प्रा, जिसका अर्थ होता है विरुद्ध, उल्टा या विपरीत, और इसके उदाहरण जैसे प्राजयते, प्राभवति। और विद्यार्थियों, ये बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ध्यान रखना, और बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला है, वो है पलायनम। विद्यार्थियों, जो पलायनम शब्द है, पलायन, पलायन में भी प्रा उपसर्ग है, ध्यान रखना। उपसर्ग पलायन में प्रा, प्रा का मतलब होता है क्या, विपरीत, विरुद्ध या उल्टा। तो पलायन यानी भाग जाना, विपरीत। तो पलायन एक ऐसा शब्द है जिसमें पल, यानी यहाँ तो प्रा आया है लेकिन यहाँ पल आया है, फिर भी इसमें प्रा उपसर्ग है। तो पलायनम का विशेष तौर पर ध्यान रखना, कहीं आप भी इससे देख करके पलायन न कर जाओ। दूसरा हो गया। तीसरा है अप, जिसका अर्थ है दूर ले जाना या अलग होना, जैसे अपहरति या अपकरोति। अपकरोति यानी दूर करना और अपहरति यानी अपहरण करना, ले जाना। सम, विद्यार्थियों, चौथा उपसर्ग है सम, जिसका अर्थ है अच्छी तरह या साथ साथ, जैसे उदाहरण संस्कृत या समगच्छध्वम। समगच्छध्वम का अर्थ होता है विद्यार्थियों साथ साथ चलना या साथ साथ जाना। 500 है अनु, जिसका अर्थ है पीछे या पीछे पीछे, जैसे अनुगच्छति या अनुकरोति। अनुगच्छति का मतलब पीछे जाना। छठा उपसर्ग है अव, जिसका अर्थ है नीचे या दूर, जैसे अवतरति या अवमानः। इसी तरीके से सातवां है निस, जिसका अर्थ है निषेध, यानी किसी को रोकना, मना करना, बाहर या दूर, जैसे निछार या निसंदेह। और विद्यार्थियों, देखिए आठवां उपसर्ग क्या है और उसका क्या उसका अर्थ है। आठवां उपसर्ग है निर, जिसका अर्थ है निषेध या बाहर या दूर, जैसे निराकरोति, निर्गच्छति, ये इसके उदाहरण हैं। 9वां उपसर्ग है दुष, जिसका अर्थ है कठिनता से या दुख से, या बुरा भी इसका अर्थ हम कह सकते हैं, बुरा भी इसका अर्थ होता है, जैसे दुस्साहस और दुष्करोति। 10वां है दुर, जिसका अर्थ भी है कठिनता से या दुख से या बुरा, जैसे दुराचरति और दुर्नीत, ये इसके उदाहरण हैं। अगला 11वां उपसर्ग है वि, जिसका अर्थ है विशेष या अलग होना या बिना, और उदाहरण है विज्ञानम, वियोग। इस तरीके से और भी उदाहरण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जो दो उदाहरण लिखे हैं तो दो उदाहरण होंगे, इनके बहुत सारे उदाहरण हैं।
बस ध्यान ये रखना है इनका कि प्रारंभ का यह उपसर्ग होना जरूरी है। उपसर्गों की पहचान बहुत ही आसान है कि इसके प्रारंभ में शुरुआत में जो शब्दांश या शब्द है वह क्या है, उपसर्ग है। 12वां है विद्यार्थियों आ, जिसको आंग भी कहते हैं, आंग, जिसका अर्थ है तक, जैसे आवास, आ समुद्रम, ये उदाहरण है। 13वां है नी, जिसका अर्थ है नीचे या खराब, और उदाहरण है नियमति और निकृष्ट। 14वां है अधि, जिसका अर्थ है ऊपर, उदाहरण है अधिरोहति और अधिगच्छति। 15वां है अपि, जिसका अर्थ है भी या समीप, जैसे उदाहरण अपि गच्छति, अपि धानम। 16वां उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ है बाहुल्य यानी अधिक संख्या में, या उल्लंघन, जैसे अति निद्रा, अति कर्मणम। 17वां है सु, जिसका अर्थ होता है विद्यार्थियों अच्छा या सहज या शोभन, जैसे उदाहरण है सुकार्यम, स्वागतम। स्वागतम में भी सु उपसर्ग है, ध्यान रखना। 18वां है उत, जैसे इसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, उदाहरण उदेति और उत्साह। 19वां है अभि, जिसका अर्थ है सम्मुख या और, जैसे अभियति, अभिगमनम। 20वां है प्रति, जिसका अर्थ है चारों, प्रति, जिसका अर्थ है और या विपरीत, और उदाहरण है प्रतिगच्छति या प्रतिकार। 21वां है परि, जिसका अर्थ है चारों ओर, परिपालनम, परिगच्छति या पर्यावरणम। और अंतिम है उप, जिसका अर्थ है निकट या समीप, जैसे उपवस्थिति या उपासना। तो इस तरीके से विद्यार्थियों ये हो गया आपका उपसर्गों का प्रकरण पूरा, यानी उपसर्ग किसे कहते हैं, कितने होते हैं, और यह मूल रूप से आपको ध्यान रखना है। तो इनकी परिभाषा बहुत ही आसान है कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के पूर्व में जुड़कर यानी पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या परिवर्तित ला देते हैं या विकार उत्पन्न कर देते हैं, तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। सीधी बात है, जो किसी के आगे जोड़ते हैं वे उपसर्ग होते हैं। और उपसर्गों की संख्या 22 होती है, जिन्हें संस्कृत में द्वाविंशति कहते हैं। और ये इनके उदाहरण हो गए। ध्यान रखना है कि जो प्रारंभ में यानी जो पहले दिया हुआ है वो क्या है, उपसर्ग। तो इस तरीके से उपसर्गों का प्रकरण आपका यहीं समाप्त होता है।